हेलो चिल्ड्रन, अब हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन चैप्टर का पार्ट 2। अब हम लोग करते हैं मास मीडिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और उस मास मीडिया में हम लोग कर रहे हैं अभी रेडियो। तो जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो इंडिया में जो स्टार्ट हुई थी वो एक तरीके से एमेच्योर हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लब के थ्रू स्टार्ट हुई थी, जो कि कोलकाता एंड चेन्नई में स्टार्ट हुई थी। तो ये एमेच्योर हैम ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, जबकि एमेच्योर ब्रॉडकास्टिंग क्लब उनको बोलते हैं, उनको हैम ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं, जब कुछ लोग जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं, और वो यूज़ करते हैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उससे वो कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं, कोई मॉनेटरी गेन नहीं करते हैं। वो टू वे कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, या तो वो अपनी बात किसी और जो कहीं और बैठा हुआ है उससे बात करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई और पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं वो लाइसेंस, और उनको लाइसेंस जो मिला हुआ होता है वो बस पर्सनल यूज़ के लिए होता है, और उसका कहीं भी कोई भी कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं होता है। तब हम उनको बोलते हैं एमेच्योर क्लब या फिर एमेच्योर हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लब्स। तो इस तरीके से किसी ने स्टार्ट किया होगा कोलकाता और चेन्नई में 1920 में, लेकिन वो आगे बढ़कर वो एक तरीके से पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो गया। तो देखिए वो फिर क्या हो गया, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग मतलब बहुत सारे लोग को वही जो रेडियो स्टेशन था वो ब्रॉडकास्ट करने लगा। कब करने लगा, जबकि वर्ल्ड वॉर टू 1940 में चल रहा था। और ये एक तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक इम्पॉर्टेंट तरीका हो गया, जिससे कि जो एलाइड फोर्सेस हैं उनके बारे में बताने के लिए, उनके बारे में उनको वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रेडियो को यूज़ करने लग गए। और जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय पे हमारे पास सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे, जो कि हमारे सिर्फ मेजर जो सिटीज़ थे उनमें थे, और उसको सुनने वाले सिर्फ वही शहरी लोग ही हुआ करते थे। और जो उसमें जो देखा जाए तो रेडियो जो लाइसेंसेस थे उस समय पे रेडियो लेने के लिए भी लाइसेंस, जैसे आजकल कोई भी इंसान कहीं भी जाकर रेडियो खरीद के ला सकता है, टीवी खरीद के ला सकता है, लेकिन उस समय पे अगर आपके घर में रेडियो है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता था। तो जो रेडियो के जो लाइसेंस थे वो आपके पास 546,200 लोगों के पास वो लाइसेंस होते थे। ये 1950 1950 की बात है। और जो जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि मीडिया ने काफ़ी रोल प्ले करा था इंडिया को फ्री बनाने में। और फिर जब हमारा जब अपना ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन शुरू हुआ जिसको नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, तो उसमें जो मेनली न्यूज़ आते थे, करंट अफेयर्स आते थे, डिस्कशंस होते थे, और डिस्कशंस डेवलपमेंट के ऊपर या फिर कुछ खेती के ऊपर उसमें डिस्कशंस हुआ करते थे। अब ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ एक और चैनल शुरू हुआ जिसका नाम था विविध भारती। और विविध भारती का जो काम था वो हिंदी फिल्म सॉन्ग्स को वो लोगों को उसमें सुनाया जाता था। और ये विविध भारती ये चैनल है, ये बहुत ही पॉपुलर चैनल हो गया। और फिर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने इसको अपने साथ जोड़ लिया, और देखते देखते ये विविध भारती इतना पॉपुलर हो गया कि इसमें जो कंपनीज थी वो अपना एड्स, अपने एडवर्टाइजमेंट्स देने लग गए, और ये एक तरीके से ऑल इंडिया रेडियो का एक मेजर पैसा कमाने का जरिया भी हो गया था। इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ने अपना जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करना शुरू किया, और स्पेशली उन्होंने ये प्लान किया कि जितने भी स्टेट के कैपिटल्स हैं उन सब में वहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आ जाए, और जितने भी बॉर्डर एरिया थे वहाँ पे भी आ जाए। तो देखते देखते जो ऑल इंडिया रेडियो है बहुत ही बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्रिएट हो गया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब आज की डेट में जो ऑल इंडिया रेडियो है वो 3 लेवल्स में वो ऑपरेट करता है, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल। तो इस तरीके से जो ऑल इंडिया रेडियो है वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में केटर करता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में और अलग अलग कल्चर के हिसाब से वो केटर करता है। और लेकिन जो पहले जब हुआ तो एक तो पहले जो रेडियो थे वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते थे, इसलिए इतने पॉपुलर नहीं हुए। उसके अलावा जो रेडियो का जो कॉस्ट थी खरीदने की वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिससे कि उस समय तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री थे, और हम लोग उस समय जब इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट हुए तो एक तरीके से पूरे लुटे हुए थे, तो पैसा भी सब लोगों के पास नहीं हुआ करता था। तो उसको देखते हुए फिर एक जो रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, जो कि आया ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर आया 1960 में, और ट्रांजिस्टर ने लोगों के पास जो रेडियो की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, क्योंकि एक तो पहली बात ये थी, जो ट्रांजिस्टर थे वो बैटरी ऑपरेटेड थे, कहीं भी ले जाए जा सकते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी की उनको ज़रूरत नहीं थी, और वो सस्ते हुआ करते थे। तो उसकी मदद से जो 2000 ईयर 2000 में जहाँ 110 मिलियन हाउस होल्ड्स, जो कि 2/3 ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स हम बोल सकते हैं, उनके पास रेडियो थे। और जो रेडियो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो 24 लैंग्वेजेस में हो रहा था, एंड 146 डायलेक्ट्स में हो रहा था। तो जो जितनी जहाँ जहाँ लोग जो यूज़ कर रहे थे रेडियो को, उसमें अगर देखा जाए तो जो उसमें मोर देन अ थर्ड ऑफ देम जो थे वो रूरल हाउस होल्ड को वो यूज़ कर रहे, रूरल हाउस होल्ड वो सब रेडियो को यूज़ कर रहे थे। पॉइंट 2 में है कि जो ऑल इंडिया रेडियो के जो ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे 1960 में, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले करा था जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में लाने के लिए। जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ फूड क्रॉप्स होते थे, उनको फर्स्ट टाइम इंडिया में जब इंट्रोड्यूस करा गया था, तो जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका बहुत ही मेजर रोल रहा था। और जो ऑल इंडिया रेडियो ने जो ये कंट्रीज जो बहुत ही बड़ा ये कैंपेन किया था, इसमें जो जो क्रॉप्स के बारे में बताने के लिए हर दिन इसके ये रिवॉल्यूशन था, इसके बारे में, इन क्रॉप्स के बारे में, सीड्स के बारे में करीबन 10 साल के लिए इसको इसके इसके ये जो कैंपेन था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इसका इन्होंने करा था। और इसमें जो स्पेशल प्रोग्राम्स थे, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़, जैसे कौन सी जो बीज है जिसमें से ज़्यादा अच्छा फसल हो सकती है, वो ऑल इंडिया रेडियो का एक मेजर प्रोग्राम्स माने जाते थे। और जो ये जो प्रोग्राम्स थे, ये इस तरीके से भी एकदम लाइव प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे, जिसमें कि कोई स्पेशलिस्ट थे, वो लोग कोई फील्ड विजिट करते थे, वहाँ पर जाके वो लोग ब्रॉडकास्ट करते थे, रिकॉर्ड करते थे। फर्स्ट हैंड अकाउंट जो फार्मर्स का हुआ करता था कि उन्होंने कैसे उस फसल को उगाया, कौन से सीड्स में क्या फ़र्क था, और किस तरीके से उनको हाई यील्ड वैरायटी ऑफ जो राइस है और वीट है उसको मिला, उसका पूरा फर्स्ट हैंड जो अकाउंट है एकदम वहीं पे जाकर वहाँ पे जाकर ही लोगों को बताना, ऐसे वाले कार्यक्रम भी कंडक्ट हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये जो हम कह सकते हैं कि रेडियो का एक योगदान रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, जो इंडियन जो बायो इंडियन जो लोगों में देखा गया कि जैसे जैसे ही ब्रिटिशर्स जब हम लोग को छोड़ के गए, तो एक जो नॉर्मल साइकोलॉजी जो अभी तक भी काफ़ी लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो कि जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर जो अंग्रेज लोग जो करते थे वो ज़्यादा अच्छा था। तो उस तरीके से जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, तो उस समय पर लोगों के मन में जनरली एक हीन भावना थी अपने कल्चर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जो कि अब हटती जा रही है, और सब लोग अपना गर्व करने लग गए हैं अपनी संस्कृति पे, इंडियन संस्कृति पे, इंडियन तरीक़ों पे। यहाँ तक कि अब कोविड के लेते लेते हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह जो नमस्ते का तरीका है, जो इतना पॉपुलर हो गया है, वही हमारी संस्कृति को कितना महान बताता है। लेकिन जब उस समय पे जो ब्रिटिशर्स हम लोग को छोड़ के गए थे, तो उस समय पे हम लोगों के मन में काफ़ी हीन भावना देखे गए थे कि हम लोग की जैसे जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। तो उस समय जो इंडियन लिसनर्स थे वो हिंदी सॉन्ग नहीं सुनना चाहते थे, वो बेसिकली इंग्लिश सॉन्ग सुनना चाहते थे। और इसके लिए वो लोग जो नेबरिंग कंट्री जो श्रीलंका है, उसकी जो रेडियो स्टेशन था, रेडियो सीलोन सुनना चाहते थे, या फिर वो रेडियो गोवा सुनना चाहते थे, क्योंकि उस समय पे जो गोवा था वो पोर्टुगीज़ के रूल के अंडर में था। और तो वो उसके लिए जब भी वो जाते थे ख़रीदने के लिए कोई भी रेडियो, तो वो ज़रूर ये पूछते थे कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो सिलोन की और या फिर रेडियो गोवा की, वो पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है। और इन दोनों स्टेशंस के जब वो रेडियो में जो वो फ्रीक्वेंसी वो कैच करने लग गए, तो इन एडिशन टू जो इंडियन फिल्म म्यूज़िक्स हैं, इसके अलावा ये भी ये सुनने लग गए। और इसके अलावा जो रेडियो में अब एडवर्टाइजमेंट भी होने लगा, और साथ साथ में कॉमर्शियल्स भी आने लग गए थे।
ये देखा गया है कि जैसे जैसे अब हम लोग कर रहे हैं बॉक्स नंबर 7.4। तो जब जब वॉर्स होती हैं या फिर ट्रेजेडी होती है तो वैसे वैसे जो मास मीडिया का जो है वो यूसेज बढ़ जाता है। जैसे कि अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन में भी देख लें कि जब हम यहाँ पे कोविड-19 की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग हम लोग अपने घर घर में देखते होंगे कि जगह जगह न्यूज़ हम लोग सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं कि अब आजकल क्या चल रहा है। तो वो पहले चाहे इतना न्यूज़ घड़ी घड़ी नहीं देखते होंगे, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी दुनिया में आती है तो लोग मास मीडिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। तो वैसे ही देखा गया है कि जो ऑल इंडिया रेडियो का जो यूसेज है वो भी जैसे जैसे हमारे कंट्री में कुछ इस तरह का सिचुएशन आई तो वैसे वैसे उसका यूसेज बढ़ता गया। और जैसे कि जब 1962 में जब चाइना के साथ जब वॉर हुआ था तो उस समय पे काफ़ी सारे जो टॉक शोज़ थे वो ऑल इंडिया रेडियो में शुरू हो गए थे और वो डेली प्रोग्राम्स हुआ करते थे जिसको कि लोग सुनना पसंद करते थे। उसी तरीके से 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ तब 6 o'clock मॉर्निंग से लेकर मिडनाइट तक बैक टू बैक न्यूज़ चलती रहती थी, जिसमें लोग हर एक मिनट का सिचुएशन का वो अंदाज़ रख सकते थे कि क्या चल रहा है। और उसके उसके अलावा जो देखा गया कि जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1991 में, तब ऑल इंडिया रेडियो ने जो पूरा राउंड द क्लॉक पूरे 24 घंटे उन्होंने न्यूज़ प्रोवाइड करी थी। तो इस तरीके से जब कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ने हमेशा जब भी कोई वॉर हो कोई ट्रेजेडी हो तो हमेशा ही साथ दिया है और लोगों ने उसको सुनना पसंद किया है उस समय पे। अब हम लोग आते हैं मास मीडिया टेलीविज़न के फॉर्म में किस तरीके से उसने हमारी कंट्री में अफेक्ट करा। तो जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स थे वो एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इंडिया में स्टार्ट करे गए थे और ये बेसिकली उनका जो मेन उद्देश्य था वो था रूरल डेवलपमेंट करना। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1959 में हुआ था। और उसके बाद जो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट SITE, ये आप देख सकते हैं। हो सकता है कि कभी ये फुल फॉर्म है SITE क्या है इस तरीके से आ जाए। तो ये जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट ने जो ब्रॉडकास्टिंग शुरू करी और जो ब्रॉडकास्टिंग थी वो डायरेक्टली वो लोगों को कम्युनिटी व्यूअर्स को जो रूरल एरिया में थे उन लोगों को शुरुआत हुई। और वो जो कम्युनिटी व्यूइंग थी ये सीधे सीधे इकट्ठा 6 स्टेट्स में शुरुआत हुई इसकी। और ये हुआ था अगस्त 1975 से लेकर जुलाई 1976 तक। तो ये सैटेलाइट की मदद से 6 स्टेट्स में टेलीविज़न व्यूइंग शुरुआत हो गई थी। और उस समय पे मेन जो चीज़ उसमें थी वो थी रूरल एरिया को डेवलप करना। और ये जो इंस्ट्रक्शंस थे ये ब्रॉडकास्ट होते हुआ करते थे रूरल डेवलपमेंट के लिए खेती से रिलेटेड। और उस समय पे 2400 टीवी सेट्स इंडिया में थे और ये 4 घंटे के लिए ये प्रोग्राम को टेलीकास्ट करा जाता था। और फिर तब तक फिर बीच में टेलीविज़न स्टेशंस बनने लग गए क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता गया ये काम। तो वो टेलीविज़न जो स्टेशंस थे वो दूरदर्शन के अंडर में बने और वो 4 सिटीज़ में बनाए गए, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर एंड अमृतसर। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जनरली ये पूछते हैं कौन सी सिटीज़ से, दिल्ली मुंबई तो आप सोचते हैं कि हो सकता है, लेकिन श्रीनगर और अमृतसर भी थे तो ये मिस हो जाता है। अगर याद नहीं रहता है तो लोग गैस वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इनमें 4 सिटीज़ थी, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर एंड अमृतसर, जहाँ पर दूरदर्शन का जो सेटअप था वो करा गया और वो हुआ था 1975 तक। और फिर उसके बाद इसमें और स्टेशंस 3 और जोड़े गए जो कि कलकत्ता, चेन्नई और जालंधर इसमें ऐड करे गए। और जो ये जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस थे 7 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, तो इनमें अपना मिक्स प्रोग्राम दिखाते थे, न्यूज़ भी दिखाते थे बच्चों के लिए, औरतों के लिए, फार्मर्स के लिए। इसमें और अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी इसमें दिखाए जाते थे। और धीरे धीरे करके ये जो प्रोग्राम्स थे ये कॉमर्शलाइज होने लग गए। मतलब इसके थ्रू जो दूरदर्शन था वो पैसा भी कमाने लगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आने लग गए। और जो प्रोग्राम्स थे उनको स्पॉन्सर करने वाले लोग आने लग गए। और इस और जो ऑडियंस थी वो भी जब स्पॉन्सरशिप आने लग गई, एडवर्टाइजमेंट्स आने लग गए, तो ऑडियंस भी बेसिकली जो थी वो पहले जो स्टार्टिंग हुई थी रूरल डेवलपमेंट से, वो अब बेसिकली उस जो प्रोग्राम्स का जो फोकस था वो अर्बन पॉपुलेशन पे आ गया।
और फिर जो ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी आया, और 1982 के करीबन, और फिर एशियन गेम्स आए। एशियन गेम्स से और भी लोगों में चाहत आ गई वो गेम्स देखने के लिए, जबकि एशियन गेम्स दिल्ली में करे जा रहे थे। तो धीरे इसके चलते बहुत रैपिड एक्सपेंशन आया टीवी में और नेशनल नेटवर्क में, और बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन एशियन गेम्स के चलते टीवी का हुआ, टीवी के प्रोग्राम्स का हुआ। और जो 1984 से लेकर 85 तक जो नंबर ऑफ टेलीविज़न ट्रांसमिशन केंद्र थे, वो बहुत बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारी इतनी सारी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए इंडिया के ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 7 सेंटर से नहीं हो सकता था, इसलिए और सारे सेंटर्स भी बनाए गए। और जो अपने खुद के जो प्रोग्राम्स बनाने लग गए, और जो उसमें से हम लोग और बुनियाद बहुत ही जो फेमस सीरियल्स हुए हैं, और अभी आप जो देख रहे हैं अभी 2020 में जो कि रामायण सीरियल दिखाया जा रहा है, महाभारत दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है, जबकि हम सब लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं कोविड-19 के चलते। तो ये सब जो अभी आप देख रहे हैं वो सब उसी समय के प्रोग्राम्स हैं, और वो उस समय पे स्टार्ट करे गए थे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, और उससे दूरदर्शन को काफ़ी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मिला था। और ये रामायण और महाभारत तो बहुत ही फेमस हुए थे। और यहाँ तक कि अभी जब फिर से ये स्टार्ट करे गए हैं, तो बताया जा रहा है, हम कहीं पढ़ रहे थे कि ये फिर से रीटेलीकास्ट हो रहे हैं, तो दूरदर्शन में फिर से भरमार हो गई है एडवर्टाइजमेंट की इसके चलते। अब जो हम लोग है, वो जो सीरियल था, अब हम लोग देखते हैं बॉक्स नंबर 7.5। इसमें जो सीरियल, जो एक फेमस सीरियल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी ने पिछले वाली स्लाइड में, हम लोग और बुनियाद के ऊपर। तो जो हम लोग है ये एक एक तरीके से एक टर्निंग पॉइंट जो टेलीविज़न इंडस्ट्री का कह सकते हैं हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और ये इसमें 156 एपिसोड्स हम लोग के बने थे, और इसको 17 महीने तक इसको दिखाया गया था। और इस जो प्रोग्राम था इसको बेसिकली एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी और एक छोटी फैमिली होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये सब मुद्दे लेकर ये बनाया गया था। और इसमें एक और, इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसमें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी डाला गया था, क्योंकि ये 22 मिनट का एपिसोड होता था। और उस एपिसोड के बाद एक बहुत ही फेमस एक्टर, आप लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे उनके बारे में, अशोक कुमार जी आते थे, और वो पूरी जो सीरियल था उसको समराइज़ करके बताते थे कि इसमें इस सीरियल से क्या सीखा जा सकता है। और कई बार वो क्वेश्चन भी पूछते थे, मान लो कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता था जो कि अपनी पत्नी को पीट रहा होता था, तो आप बोलते थे क्या ये सच है, सही है, आपको क्या लगता है ऐसा करना चाहिए, आपको क्या लगता है वो सही कर रहा था, या फिर अल्कोहल पीना सही है कि नहीं है, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ के लोगों के जो सोच है उसको वो इंस्टिगेट करता था कि वो लोग सोचें, और इसके बारे में ये इस तरीके की गलती खुद अपने आप वो नहीं करें। और जो हम लोग की जो ऑडियंस थी उस कि एक बहुत ही प्यारा सोशल इंटरेक्शन आ गया था। मतलब वो जो अपने कैरेक्टर्स थे उनको टीवी में मिलने के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे थे, और वो जो कैरेक्टर्स जो टीवी में थे उससे वो टीवी के थ्रू ही बात कर लेते थे। उसमें एक बहुत ही जो कैरेक्टर था, एक बड़की नाम का कैरेक्टर था, जो कि देखने में भी अच्छी नहीं थी, और वो अपने आप को काफ़ी जगह पे वो डिप्रेस फील करती थी ज़िंदगी में, और शादी भी नहीं हो रही थी। तो उस समय पे लोग ऐसे बोलते थे, कोई बात नहीं बड़की, देखो हो जाएगा, तुम हौसला रखो। वो अपने आप बैठे-बैठे, जैसे कई बार आप देखते हैं कि हम लोग अगर मैच भी देख रहे होते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं, अरे मारते क्यों नहीं हो, छक्का मारो, मारो ना, इस तरीके से। तो लोग उस तरह से हम लोग में अपने कैरेक्टर्स थे उनसे भी वो बोलते रहते थे। और जो नॉर्थ इंडिया में करीबन 65 से 90% लोग इस सीरियल को देखते थे, और साउथ इंडिया में इसी का डब्ड वर्जन आता था जो कि तमिल में आता था, उसको 20 to 45% लोग इसको देखते थे। और करीबन एवरेज हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि 50 मिलियन लोगों ने इसको देखा। और ये जो सीरियल था वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि उसमें करीबन 4 लाख उसके जो लेटर्स आते थे, और इतने लेटर आते थे कि जो दूरदर्शन था वो तो इन लेटर्स को खोल भी नहीं पाता था। तो ये बस एक ये बॉक्स है बताने के लिए कि जो मास मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर हो सकता है, और हम किस तरीके से मास मीडिया को अच्छी चीज़ें का विश्लेषण करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बुरी गलत चीज़ों में सोच देने के लिए भी हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से ही उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो हम लोग है ये सीरियल इतना पॉपुलर हुआ था कि इसके उसमें जो है एडवर्टाइजिंग भी शुरू हो गई थी। और इसमें जब पहली बार एक जो ऐसा कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट लाया गया था जो कि मैगी का जो एडवर्टाइजिंग थी 2 मिनट नूडल्स, उसमें शुरुआत करी गई थी। और ये इस मैगी को जब हम लोग सीरियल के बीच में इसका ऐड डाला गया तो देखते देखते लोगों ने मैगी नूडल्स को इतनी इतनी मतलब मन से उसको एक्सेप्ट करा और मैगी बहुत घर घर में आने लग गई। तब दूसरे लोगों को, दूसरे जो प्रमोटर्स थे उनको भी लगा कि हम भी अपनी एडवर्टाइजिंग दें। तो इस तरीके से ये टेलीविज़न है, ये भी जो कॉमर्शियल बेस्ड हो गया। और एक टेलीविज़न का जो असर है लोगों पे और कॉमर्शियल्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाने लगा। तो अब जो एडवर्टाइज़र्स थे उनकी जो लाइन लग गई टेलीविज़न में एडवर्टाइजिंग के लिए। और इसी तरीके से जो दूरदर्शन है उसका भी कॉमर्शलाइजेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं जो मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में प्रिंट मीडिया का क्या रोल है। तो प्रिंट मीडिया का जो रोल है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उसमें प्रिंट मीडिया ने बहुत काम किया। और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं उसमें भी प्रिंट मीडिया ने बहुत काम किया। और जो इंडिपेंडेंस के बाद भी जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसमें उसको करने के लिए भी प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छी जानकारी लोगों को पहुँचाई। और इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रिंट मीडिया अपना काम करता रहा। और जो लेकिन जो बेसिक जो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्रिंट मीडिया को फेस करना पड़ा इंडिपेंडेंस के बाद वो था जबकि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हुई थी 1975 में। उस समय पे जो प्रिंट मीडिया था उसको सेंसरशिप का उसको सामना करना पड़ा। और लेकिन फिर जब 1977 में फिर से जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और फिर से डेमोक्रेसी वापस आई तो फिर से प्रिंट मीडिया अपने नॉर्मल तरीके से फिर से वापस आ गया। तो जो प्रिंट मीडिया है वो अपने कंटेंट एंड स्टाइल में समय समय के हिसाब से वो बदलता रहा है। कई बार हम लोगों ने देखा कि जो प्रिंट मीडिया है उसने उसने जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उस पर उसने असर डाला है। और कई बार देखने में आया है कि जो गवर्नमेंट है उसने अपना असर प्रिंट मीडिया में डाला है। या फिर जो मार्केट है वो कभी प्रिंट मीडिया को इन्फ्लुएंस करती है या कभी प्रिंट मीडिया मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सब जो शिफ्ट्स हैं ये सब इंडिया में रिसेंट टाइम्स में इस तरह के चेंजेस देखने को बहुत अच्छे से मिलते हैं। और इस समय ये चेंजेस हैं इन सब से जो प्रिंट मीडिया का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है ये बॉक्स 7.7, जिसमें कि जर्नलिज्म के बारे में है कि जर्नलिज्म जो पहले इंडिया में बहुत ही अंडरपेड जॉब थी उसको उसमें वो जर्नलिज्म में लोग वही जाते थे जिनको मन से इच्छा होती थी कि वो देश के लिए कुछ करें, सोशल रिफॉर्म के लिए कुछ करें। और और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जो थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे और जो सोशल चेंज के मूवमेंट्स में वो लोग आगे आए, उन्होंने जर्नलिज्म में उन्होंने हिस्सा लिया, अपने व्यूज़ दिए उन्होंने। और लेकिन धीरे धीरे करते करते ये जो जर्नलिज्म है एजुकेशन के बढ़ते हुए और एक तरीके से एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी हो गई मॉडर्न सोसाइटी में। और जो एक तरीके से जो पहले होता था कि लोगों के दिल की आवाज़ होती थी कि मैं कुछ अपने देश के लिए करूं या सोशल रिफॉर्म के लिए करूं, तभी वो जर्नलिज्म में आते थे। लेकिन देखते देखते ये एक प्रोफेशन बन गया। और ये चेंज एक न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू न्यूज़पेपर है, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उससे देखा जा सकता है कि ये जो हिंदू न्यूज़पेपर है ये जो इसकी शुरुआत हुई थी जो प्योरली एक सोसाइटी और पब्लिक को सर्व करने के मिशन से। लेकिन देखते ही देखते इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये अपने आप में एक बिजनेस एंटरप्राइज हो गई। और ये बिजनेस एंटरप्राइज होने में यही सोसाइटी और यही पब्लिक सर्विस मिशन का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से जो प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न का जो रोल है सोसाइटी में क्या और किस तरह से उसने इन्फ्लुएंस करा हुआ है ये हम लोगों ने समझा। और अब हम लोग इसके इस तरह से मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का पार्ट सेकंड ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए। और ये जो आप जो वीडियो है इसको आप एक तरीके से ऑडियो बुक समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जितने भी बॉक्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करी है। क्योंकि ये सब भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि इस बार का CBSE का कहना है कि वो जो भी बुक में लिखा है कुछ भी आ सकता है, तो उस तरीके से सब कुछ आपको एक ही वीडियो में देने की कोशिश करी है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।